नमस्कार, यह आवाज एट 9। मैं हूं विपिन भट्ट। आवाज एट 9 में आज देखिए कंज्यूमर से जुड़ी 3 बड़ी खबरें। एमआरपी की मनमानी पर मुंबई में हुआ एक्शन, मनमानी करने वाले मॉल्स पर पड़े छापे। तो दिल्ली में उबर ने बढ़ाए अपने दाम, किराए में 50% की बढ़ोतरी और थोक में सस्ती हुई दालों का आपको फायदा नहीं, रिटेल में अभी भी महंगी मिल रही है दाल। करेंगे इन तीनों खबरों पर विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ और हेडलाइन। इकोनॉमी की सेहत को लेकर बड़ी चिंता, नोटबंदी के असर से पहले ही ग्रोथ के अनुमान में कटौती। सरकार ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.6% से घटाकर 7.1% किया। अमेरिका में वीजा नियम सख्त होने से डरे आईटी शेयर बाजार पर भी बनाया दबाव, निफ्टी 8,250 के नीचे। T20 और वनडे टीम के कप्तान बने विराट, इंग्लैंड के खिलाफ युवराज सिंह की भी हुई टीम में वापसी। मेट्रो में महिलाओं से सावधान रहे, मन चले चाकू लेकर सफर करने दिल्ली मेट्रो ने दी इजाजत। जाने माने फिल्म अभिनेता ओम पुरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन, सदमे में पूरा बॉलीवुड। नोटबंदी से ग्रोथ में गिरावट की आशंका से लोग सहमे हुए हैं, लेकिन इससे पहले ही ग्रोथ को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। सरकार ने ग्रोथ अनुमान में कटौती ने लोगों को और चिंता में डाल दिया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2017 में जीडीपी अनुमान 7.6% से घटाकर 7.1% कर दिया है। हालांकि इसमें नोटबंदी का असर शामिल नहीं है। एग्रीकल्चर ग्रोथ में सुधार की उम्मीद है, लेकिन माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में कमजोरी के आसार हैं। ग्रोथ के आंकड़ों को बाजार कैसे देखेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी। तो नीरज, जीडीपी के जो अनुमान आया है आंकड़ों का, ग्रोथ का, उसको कैसे देखा जाए? जीडीपी के आंकड़े जो पूरे साल के एक्सट्रापोलेट किए गए हैं वो बाजार उम्मीद से बेहतर आए। 7.1% का जीडीपी का आंकड़ा रखा गया है FY17 के लिए, जबकि इससे पिछले साल ये 7.6 था और बाजार का अनुमान 6.8 था। तो कह सकते हैं आप बाजार के अनुमान से बेहतर नंबर आए। बेहतर क्यों आए? क्योंकि कृषि क्षेत्र में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। 1.4 के सामने 4.1 का नंबर आया है, जो काफी बेहतर आंकड़ा माना जाएगा। इसके अलावा आप मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे, कंस्ट्रक्शन में देखेंगे या सर्विस सेक्टर में देखेंगे, वहां नंबर उतने बुरे नहीं हैं जितने बुरे हो सकते थे। और तीसरा जो सबसे खराब नंबर आया, जिसकी वजह से थोड़ा दबाव देखने को मिला है, वो है माइनिंग सेक्टर, जो ग्रोथ नेगेटिव में चली गई है। लेकिन ये आपको याद दिला दूं कि ये सारे आंकड़े 30 अक्टूबर तक के हैं और इसी के आधार पर पूरे साल के नंबर एक्सट्रापोलेट किए गए हैं, क्योंकि बजट पहले आने वाला है, इसलिए नंबर थोड़ा एडवांस किए गए हैं। अब सीएसओ का मानना है, जिन्होंने आंकड़े जारी किए हैं, कि पूरे साल के जब रियल नंबर इसमें शामिल किए जाएंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट का अंतर हो सकता है। तो बाजार शायद इस बात से थोड़ी तसल्ली कर सकता है कि बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, बावजूद इसके कि नोटबंदी का एक बड़ा असर है, ऐसा सीएसओ का मानना है। लेकिन बाजार अभी भी मान के चल रहा है कि अगले 6 महीने जो नोटबंदी के बाद के होंगे, उसमें सीवियर इंपैक्ट जीडीपी में देखने को मिल सकता है। जी नीरज, बहुत शुक्रिया। इधर आर्थिक मामलों के सचिव ने जीडीपी के आंकड़ों पर नोटबंदी के असर को खारिज करते हुए कहा कि लोग बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं। Today, whatever statistics we have, whatever figures are coming out about the impact of demonetization are, broadly, mostly anecdotal and mostly based on impressions. Of course, some data have come and we have got some data. I mean, there are positive data also. In fact, we were looking at the VAT collections in the states, and it is found that most of the states have recorded, significant improvement, substantial improvement in their VAT collections in the month of November. हालांकि इंडस्ट्री के लोग और जानकार कह रहे हैं कि नोटबंदी का ग्रोथ पर बुरा असर पड़ेगा। There will be a lower growth rate definitely, because जो भी डिमोनेटाइजेशन के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने इतने अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी काफी तरह से एक कंफ्यूजन हो गया था, जहां पर कोई क्लैरिटी नहीं था कि कितना पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। सेल्स में भी सब स्लो डाउन है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी जो टोल कलेक्शन वगैरह जो थे वो नहीं हो रहे थे। तो खाली जो गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पर गवर्नमेंट के फंडिंग वगैरह ऑन थे, वही सब चल रहे हैं। बट प्राइवेट सेक्टर में बहुत बुरी तरह से वो इफेक्ट हुआ है।
जुलाई सितंबर का क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वहां से हम ज्यादा चेंज देखेंगे इकोनॉमी में। ये पर्टिकुलर नंबर जो उन्होंने बोला कि 7.1%, इट लुक्स लाइक दैट द डिमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट हैज नॉट बीन कंसिडर्ड। तो आई हैव अ फीलिंग दैट ओवरऑल जब हमारा रिवाइज नंबर आएगा फाइनली, इट्स गोइंग टू बी अ बिट बिलो 7.1%, 6.7, 6.8% ऐसा लगता है कि होगा इस साल के लिए। मार्केट एक्सपर्ट निपुण मेहता का मानना है कि मार्केट पर जीडीपी के ताजा आंकड़ों का असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सर्विसेज लेते हैं तो सर्विसेज में जो आईटी सर्विसेज है उसमें बहुत लिमिटेड इंपैक्ट आया है बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन देखें या फिर कुछ हद तक टूरिज्म देखें या फिर हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट, होटल्स देखें तो उसमें एक गिरावट हुई है, उसमें एक इंपैक्ट आया है। लेकिन एक मेजर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इतना सिग्निफिकेंट नहीं रहता है। तो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में देखें तो एक लिमिटेड इंपैक्ट आता है। और अब बात करेंगे आपसे जुड़ी यानी कंज्यूमर से जुड़ी 3 बड़ी खबरों की। एमआरपी की मनमानी पर आज मुंबई में एक बड़ा एक्शन हुआ है। जहां मॉल्स पे छापे मारे गए, उधर दिल्ली में उबर ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं। और तीसरी खबर यह है कि थोक में तो सस्ती हो गई है दाल, लेकिन फायदा आपको नहीं मिल पा रहा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मॉल्स की मनमानी पर चले डंडे की। मुंबई में बोतल बंद पानी और कोल्ड ड्रिंक्स पर ऊंची कीमत वसूलने वालों पर हल्ला बोल शुरू हो गया है। शहर में 17 मॉल्स और मल्टीप्लेक्स पर छापेमारी कर 18 केस दर्ज किए गए हैं। जिनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं उनमें बड़े नाम हैं। इनमें शामिल है आइनॉक्स, सबवे, हाइपर सिटी, इंफिनिटी मॉल, बिग सिनेमा, इनऑर्बिट मॉल और सिनेमैक्स जैसे नाम। मुंबई मापतौल विभाग ने यह अभियान उपभोक्ता अधिकार संगठनों की मदद से चलाया है। अब इस खबर पर और बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई मापतौल विभाग के स्पेशल आईजी अमिताभ गुप्ता। तो अमिताभ जी, क्या आपने पाया ये सभी मॉल एमआरपी से ऊंची कीमत पर बेच रहे थे? कोल्ड ड्रिंक हो गया, पानी हो गया, और बहुत सारी जगह ये भी प्रैक्टिस चलती है कि अलग से एमआरपी छपी रहती है, उसका क्या करेंगे आप? देखिए, जैसे आपने बताया बिल्कुल सही है। 2 तरह की माल प्रैक्टिस पाई गई। एक तो ओवर एमआरपी से चार्जिंग, जो एमआरपी से ओवर चार्जिंग कर रहे थे। जैसे एमआरपी 20 रुपए लिखा है तो बिल 30 रुपए ले रहे थे और कूलिंग चार्ज या मॉल के नाम पे ले रहे थे। और दूसरा, उन्होंने स्पेशल पैकेट्स बनवाए थे जो कि सेम प्रोडक्ट, सिमिलर कंटेंट, सिमिलर प्रोडक्ट्स उनके डुअल एमआरपी करके कर रहे थे। तो अभी हम लोगों ने काफी इस पे क्लैरिफिकेशन लिया और कोर्ट केसेस भी हैं। तो डुअल एमआरपी भी इज नॉट अलाउड विदाउट अ कॉन्डेंस ऑफ लॉ। तो इस सब चीजों की प्रैक्टिस काफी रैम्पेंट है। इस हिसाब से हमने मुंबई ग्राहक पंचायत की मदद ली। उनके वॉलंटियर्स ने सारा सर्वे किया। सर्वे करने के बाद कल हमने 18 टीम बनाई और उनके वॉलंटियर्स की सहायता से सारे जगह हमने चेक किए, उन पे केसेस किए। और अब पहले भी हमने केसेस किए थे। और तो इन पे कार्रवाई क्या होगी सर? इन पे क्या कार्रवाई की जाएगी? जो केसेस किए गए ये अब कोर्ट में जाएगा। और पहले भी हमने केसेस किया। हमने बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कोको कोला, रेड बुल, पेप्सी, ये सभी को हमने नोटिस दिए थे और उन्होंने नोटिस का रिप्लाई दिया था कि कुछ लोगों ने कि डुअल एमआरपी अलाउड है, तो सब हमने रिप्लाई रिजेक्ट कर दिया है। कल के केसेस के बाद हम उनसे फिर बात करेंगे और ये प्रैक्टिस किसी भी तरह रोकेंगे। राइट सर, लेकिन क्या कंज्यूमर अब अपनी बिल पर अगर मान लीजिए कोई इस तरह की डबल एमआरपी या एमआरपी से ज्यादा के प्रोडक्ट लोगों से देने की कोशिश करते हैं मॉल्स और मल्टीप्लेक्स पे, क्या खुद से मना कर सकता है? और नहीं तो कहां शिकायत करें? बिल्कुल मना करना चाहिए। और नहीं है तो हमारी वेबसाइट है, हमारी ईमेल है, हमारा नंबर है, हमारे हेल्पलाइंस है, हमारे सब प्रेस नोट्स में रहते हैं। तो हमारे को लगातार कंप्लेंट आ रही है और हमारे कंप्लेंट करें। और कंज्यूमर कंप्लेंट करें ना करें, हम अपनी ओर से सतत चेकिंग चालू रखेंगे और इस प्रैक्टिस को बंद करेंगे। राइट सर, एक और यहां पर है कि ये मॉल और मल्टीप्लेक्स की तरह एयरपोर्ट पे भी भारी मनमानी चलती है, क्या वहां पर भी आप कोई इस तरह की कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा। कल की जो कार्रवाई उसमें एक इंस्टॉलेशन एयरपोर्ट पे था। पहले भी 2 बार एयरपोर्ट पर कार्रवाई हुई। हमने वहां के जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज को लिखा है कि आप अपने वेंडर्स को कंट्रोल करें। इसके अलावा हमने सिविल एविएशन सेक्रेटरी को भी लिखा है, उन्होंने भी इस मुद्दे को ऊपर लिया है और बहुत जल्द ये प्रैक्टिस भी एयरपोर्ट पे सारी बंद की जाएगी। राइट, बहुत शुक्रिया
हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहां पर बड़ी कार्रवाई हुई है मुंबई में, जहां पर डबल एमआरपी लेने वाले, एमआरपी से ज्यादा लेने वाले, अपने आप को बड़े एस्टेब्लिशमेंट बताने वाले सभी मॉल्स, मल्टीप्लेक्स पर कार्रवाई हुई है। और जैसा आपने सुना अभी कि आप भी मना कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं एमआरपी से ज्यादा या डबल एमआरपी कीमत देने की, और उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। और सीएनबीसी आवाज ने लगातार ये मुहिम चलाई है और हमें खुशी है कि अब मापतौल विभाग ने इस पर एक कड़ा एक्शन लिया है और आगे भी हम इस तरह के लोगों पर, इस तरह की प्रैक्टिस पर कड़े एक्शन की उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ेंगे। दूसरी खबर जो आपके काम की है वो दिल्ली से है, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए नए साल में कैब की सवारी अब महंगी हो गई। कैब एग्रीगेटर उबर ने उबर गो के किराए में 50% की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने एंट्री लेवल का किराया और राइड टाइम चार्ज भी बढ़ा दिया है। पूरी खबर के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, क्या झटका दिया है उबर ने, कितनी चार्जेस में बढ़ोतरी हुई है और अब किन अलग अलग कैटेगरीज की क्योंकि बुकिंग होती है उबर के अंदर, किन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा? जी बिल्कुल, जिस बात का डर था वही हुआ। 10% नहीं बल्कि सीधे 50% की वृद्धि कर दी गई है न्यूनतम किराए में। जो उबर गो है, जो एंट्री लेवल, जो सबसे सस्ता अब तक माना जाता था, जो सेगमेंट है उबर का, उसमें जो न्यूनतम किराया होता था पहले 40 रुपए का होता था, अब उसे बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया गया है। ठीक इस तरह से जो राइड टाइम चार्ज है उसमें भी 50% की वृद्धि की गई है, 1 रुपए से बढ़ाकर 1.5 रुपए किया गया है। जो हायर सेगमेंट है जिनमें उबर एक्स और उबर पूल जो बाकी सर्विसेज आते हैं उनमें भी राइड टाइम बढ़ गया है, वही 1 रुपए से बढ़कर 1.5 रुपए कर दिया गया है और ये तत्काल प्रभाव से ये लागू हो गया है। ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है इस वृद्धि को देखना क्योंकि अभी हाल में ही सरकार एक टैक्सी पॉलिसी लेके आई थी। उस टैक्सी पॉलिसी में कहा गया था कि राज्यों को एक न्यूनतम किराया फिक्स करना चाहिए और उसके ऊपर कैब एग्रीगेटर्स 3 से 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। राज्यों ने तो अब तक कोई न्यूनतम किराया कहीं फिक्स किया नहीं है, लेकिन ये कैब एग्रीगेटर्स अपनी लगातार ये बढ़ाए जा रहे हैं और अगर देखना होगा आने वाले कुछ दिनों में अगर ओला भी ऐसा करती है तो कंज्यूमर्स के सामने बहुत चॉइस नहीं रह जाएगी। तो अगर सरकार स्टेप इन नहीं करती है तो जो ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स जो एक मेन सोर्स बन गए हैं, जो कम्यूटर्स हैं उनके लिए काफी दिक्कत होने जा रही है। क्योंकि सर्ज प्राइसिंग का मुद्दा तो पहले ही था और जैसा आप बता रहे हैं कि नया जो नियम आया उसके मुताबिक राज्यों को तय करना था मिनिमम किराया, उस पर फिर 4 गुना सर्ज की इनको इजाजत थी, लेकिन अब बिना किसी नियम के खुद ही उबर ने यहां पर 50% तक अपने किराए बढ़ा दिए। बात अभी सिर्फ दिल्ली की है, लेकिन हो सकता है कि कल ये दूसरे शहरों में भी लागू हो और ओला भी इसे फॉलो करे। बहुत शुक्रिया रोहन इस महत्वपूर्ण खबर की डिटेल देने के लिए। आगे बढ़ते एक और खबर जो आपकी जेब से भी जुड़ी है, आपके किचन से भी जुड़ी है, और वो है दालों को लेकर। खुदरा बाजार में दालों की कीमत घटी तो है, लेकिन उतनी नहीं जितनी थोक बाजार में कीमतें नीचे आई हैं। सच्चाई यह है कि दालों की थोक कीमत के मुकाबले खुदरा कीमतें दोगुनी या कहीं कहीं उससे भी ज्यादा है। और हैरत की बात यह है कि ना तो केंद्र सरकार और न राज्य सरकारें दालों में हो रही मुनाफाखोरी पर कोई प्रभावी लगाम लगा पा रही हैं। दिल्ली एनसीआर में दालों में रिटेल कारोबारियों की मुनाफाखोरी आपके होश उड़ा देगी। दरअसल यहां थोक मंडी में जो दाल 45 रुपए किलो बिक रही है वो आपको किसी भी रिटेल स्टोर में 100 से 120 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगी। दिल्ली की नया बाजार थोक मंडी में अरहर दाल 45 रुपए, उड़द दाल 55 रुपए और चना दाल 65 रुपए किलो बिक रही है, जबकि यही दालें खुदरा बाजार में 30 से 60 रुपए के मार्जिन पर बेची जा रही हैं। 60 की दाल ले जाके वो 100 रखते हैं, तो ग्रोसरी दुकान वाला यदि 75 रखेगा तो उसका माल नहीं बिकेगा, क्योंकि कंज्यूमर के दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि उसका माल हल्का होगा। दिल्ली एनसीआर में खुदरा बाजार में अरहर दाल 75 से 100 रुपए किलो, चना दाल 95 से 130 रुपए किलो और उड़द दाल 85 से 120 रुपए किलो बिक रही है। लेकिन खुदरा दुकानदार इस बात से इनकार करते हैं कि वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, वही 5 रुपए 7 रुपए 5 रुपए किलो बच जाए भाई, यही है, बहुत ही ऐसी है, कोई बात नहीं। तो उनका तो महंगा बिकता ही है, हम सब महंगा नहीं बेच सकते। बम्पर पैदावार के चलते थोक में अरहर दाल एमएसपी से नीचे बिक रही है, जिस वजह से किसान भी नुकसान झेलने पर मजबूर हैं। लेकिन दालों के इस गड़बड़ झाले से सरकारें आंखें मूंदे बैठी हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव करके केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ये दिशा निर्देश तो दे दिए हैं कि अगर वो चाहे तो इस मार्जिन को कम करने के लिए रिटेल में दालों के दामों पर कैप लगा सकते हैं, लेकिन दालों की डिमांड कम है। इस वजह से चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों ही इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली।
चलिए यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे बाजार में आज क्यों आई है गिरावट और कहां है आपके लिए कमाई के मौके। और बात करेंगे बाजार की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में मुनाफा वसूली नजर आई। खासकर अमेरिका में सख्त H-1B वीजा का डर आईटी शेयरों में दिखा और जोरदार बिकवाली देखी गई। बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी भी बाजार को गिरने से नहीं रोक पाए। आईटीसी और टाटा मोटर्स जैसे दिग्गजों ने भी बाजार में दबाव बनाया। निफ्टी 8,250 के नीचे फिसल गया, वहीं सेंसेक्स में भी 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट रही। प्रभुदास लीलाधर के ज्वाइंट एमडी दिलीप भट्ट ने बजट के बाद बाजार में तेजी की उम्मीद जताई है। मुझे लगता है ये न्यू ईयर हैज बिगन ऑन अ गुड नोट और ये प्री बजट रैली बोलो या रिलीफ रैली बोलो काफी अच्छी तरह से चल चुकी है और होपफुली बजट उसको साथ देगी और उसके बाद इकोनॉमिक रिकवरी साथ देगी। These are some of the strong wishes which are coming from the entire investing fraternity at the moment. Infra sector itself looks pretty good and interesting even from the current levels. प्री बजट के हिसाब से भी और पोस्ट बजट के हिसाब से, बिकॉज ये एक सेक्टर है जहां ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से समझती है इसका इंपॉर्टेंस और इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट जो इकोनॉमी में आ सकता है, तो ये एक सेक्टर को देखना चाहिए। और जरा मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल फॉर्मेट है जिस पे जरूर ध्यान देना चाहिए, जिसको ये डीमोनेटाइजेशन और आने वाले जीएसटी की वजह से, दोनों की वजह से काफी अच्छा बेनिफिट होगा। और अब महिलाओं से और खासकर उनकी सुरक्षा से जुड़ी खबर। अब दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के साथ बदतमीजी करने वालों की खैर नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली मेट्रो ने मंचलों को सबक सिखाने के लिए महिलाओं को अब एक लाइटर, माचिस और चाकू रखने की इजाजत दे दी है। इस साल जिस तरह से 31 दिसंबर की रात दिल्ली और बेंगलुरु में महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, कुछ मंचलों ने जो शर्मनाक हरकतें की, उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा पर कई सवाल उठे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपनी सहयोगी दीपाली नंदा से। तो दीपाली, दिल्ली मेट्रो के इस कदम से महिलाओं की सुरक्षा मजबूत होगी, कितना कारगर लग रहा है ये उपाय? देखिए, एक बड़ा फैसला तो उसे कहा ही जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई इजाजत नहीं थी कि आप लाइटर, माचिस या फिर चाकू मेट्रो सफर के दौरान ले जा सकें। लेकिन ये जो फैसला लिया गया है, इसमें ये मैं बताना चाहूंगी कि शर्त ये भी रखी गई है कि जो चाकू है वो 4 इंच से ज्यादा नहीं बड़ा होना चाहिए और माचिस की भी छोटी डिब्बियां होनी चाहिए। जहां तक इस फैसले के कारगर साबित होने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक अंदेशा ये भी है कि सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, क्योंकि हालांकि अधिकार सीआईएसएफ कर्मचारियों को यह दिया गया है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई सस्पेक्टेड महिला है जिससे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज होगी, उसकी एंट्री को मना भी किया जा सकता है। और यहां पर मैं बता दूं कि जो अभी तक जो फैसला इसको देखा जाए तो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो कामकाजी मजदूर है, उन्हें भी ये इजाजत दी गई है कि वो रोजाना के जो औजार है वो दिल्ली मेट्रो के सफर में ले जा सकते हैं। और ये जो पूरा फैसला लिया गया है वो खासतौर पर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 31 दिसंबर की रात को हमने देखा था कि दिल्ली के मुखर्जी नगर मेट्रो स्टेशन पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हुई थी और वो कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में सीआईएसएफ के पास लगातार इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि मेट्रो सफर के दौरान महिलाएं छेड़छाड़ की शिकार होती हैं। तो उन सभी इंसिडेंट्स को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। बहुत शुक्रिया दीपाली इसके लिए। तो अब दिल्ली में महिलाएं अपने साथ मेट्रो के अंदर एक चाकू जो कि 4 इंच से छोटा होगा उसे लेकर चल सकती हैं अपनी सुरक्षा के लिए। बहुत शुक्रिया। और यहां पर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जिसने पर्दे पर अर्धसत्य को जिंदा किया, उसके चाहने वालों को आज गमजदा कर गया आखिरी सच। ओमपुरी को सलाम। इस ब्रेक के बाद बॉलीवुड में आमतौर पर ग्लैमर और स्टारडम की चलती है, लेकिन ओमपुरी के निधन से पैदा हुआ खालीपन कहता है कि यहां ग्लैमर के आगे भी बहुत कुछ है। बेशक इसकी वजह है वो यादगार फिल्म सफर जिसे ओमपुरी अपने पीछे छोड़ गए हैं। हिंदी सिनेमा में अभिनय को हकीकत के करीब लाने वाला, अर्धसत्य को भी पर्दे पर हूबहू उतारने वाला, साधारण शक्ल सूरत और असाधारण हुनर का मालिक अपना सफर पूरा कर गया। ओमपुरी ने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत मराठी नाटक पर आधारित फिल्म घासीराम कोतवाल से की थी।
1980 में आई आक्रोश ओमपुरी के करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। उन्हें अर्धसत्य और आरोहण फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। उन्होंने 100 से ज्यादा हिंदी और करीब 20 हॉलीवुड फिल्मों में काम किया। Own this property? No. Oh, that means you are trespassing too. दुनिया उनके काम के बारे में जानती है, उनके फन का लोहा मानती है। अपनी दमदार आवाज के दम पर मुकाम हासिल करने वाले ओमपुरी ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी पढ़ाई की। आज उनके साथ काम कर चुका हर कलाकार गमजदा है। बहुत मिस करेंगे हम लोग उनको। वेरी गुड सोल, बहुत मतलब उनकी आत्मा बड़ी साफ और बेबाक थी। ओमपुरी चले गए, लेकिन उनकी फिल्में किसी एक्टिंग स्कूल की तरह हमेशा अच्छे कलाकारों की प्रेरणा रहेंगी। इस दिग्गज कलाकार को CNBC आवाज की भी श्रद्धांजलि। बुलेटिन में तो इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं ओमपुरी के अभिनय की कुछ शानदार तस्वीरों और संवादों के साथ। मेरी प्रॉब्लम जानना चाहते हो? एक ऐसी दुनिया में रहना जहां मेरे सोचने और करने में बहुत फर्क है। Here, eat. Eat. I'm going to hell, but not with your death on my soul. लेकिन उसकी लड़ाई होती उसी बेइंसाफी के खिलाफ है। जब चाहो इतिहास उठाकर देख लो, यही होता रहा है, यही होता रहेगा। और अपराधी है हमारा ये सड़ा हुआ सिस्टम। अजय मेहरा नतीजा है कानून से जुड़े हम जैसे नपुंसक लोगों का।